Well, learners, in the last session, we have talked about various aspects related to elasticity of demand. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्यों पढ़ रहे थे हम लोग? इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हमें ये पता चल रहा था कि अगर हम किसी एक वेरिएबल में चेंज ला रहे हैं तो उसका डिमांड पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डिटर्मिनेंट्स देखे और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही काम का कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप जो है देख सकते हैं कि हम किस हद तक दूसरे वेरिएबल्स में वेरिएशन लाएं, जिससे कि हमारी जो अभीष्ट, जो हमारी इच्छित या जो हमारी डिजायर्ड डिमांड है, जितना हम रखना चाहते हैं, वो हम अचीव कर सके। या डिमांड अगर मान लीजिए उसमें परिवर्तन नहीं आ पा रहा तो उस केस में आप लोग प्राइस को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए प्राइस और डिमांड की प्राइस इलास्टिसिटी की बात हो रही है, प्राइस हम तब तक बढ़ा सकते हैं जब तक डिमांड पर हमारे खास फर्क नहीं पड़ रहा है, और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली अगर बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी है, डिमांड इलास्टिक है, तो क्या कर सकते हैं, हम अपनी कॉस्ट पे नजर डाल सकते हैं कि कॉस्ट को कम करके कैसे हम अपने ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करें। तो ये सारी संभावनाओं पे हम लोग बात करते हैं, तो वहां पे इलास्टिसिटी और डिमांड जो है हमारे बहुत काम आती है। जैसे कि आपने देखा कि अलग अलग डिटर्मिनेंट्स हैं। आज हम बात करने वाले हैं अलग अलग मेथड्स, मेजर करने के मेथड्स, कि आखिर प्राइस इलास्टिसिटी है इसको हम मेजर कैसे नापे। तो इलास्टिसिटी क्या थी? रिस्पॉन्सिवनेस थी। रिस्पॉन्सिवनेस क्या थी? इधर प्राइस में चेंज आया तो डिमांड ने किस तरीके से रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करा। तो आज हम जो है मेजरमेंट पे आ जा रहे हैं। देखिए कुल मिला के 3 मेथड्स हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, पॉइंट मेथड, आर्क मेथड, इनके बात। So there are different methods to measure the price elasticity of demand, and among them the following methods are the most important one: total expenditure, point method, and arc method. Now total expenditure method, under this method, total expenditure method में क्या होगा, जो प्राइस इलास्टिसिटी है उसको हम कैसे मेजर करने वाले हैं? तो प्राइस इलास्टिसिटी is measured by comparing the total expenditure of the consumers before and after variations in price. We measure price elasticity by examining the change in total expenditure as a result of change in the price and quantity demanded for a commodity. तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या है कि उसका जितना प्राइस पर यूनिट है और कितनी क्वांटिटी हमने खरीदी। तो इस मेथड में क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर जो कंज्यूमर कर रहा है, ये टोटल रेवेन्यू जो उसकी सेल्स वैल्यू है, चलो के हिसाब से प्राइस बढ़ने से पहले कितना खर्चा कर रहा था, प्राइस बढ़ने के बाद कितना खर्चा कर रहा था, और उसके थ्रू हम जो है यहाँ पे इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पे टेबल है, इस टेबल को आप देख सकते हैं, इसमें रुपीज में प्राइस दिया हुआ है। तो पहला केस में क्या हो रहा है, देखिए पढ़िए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक, पहले केस में देखिए क्या हो रहा है, 2 रुपए प्राइस था तो क्वांटिटी डिमांडेड 7,000 थी, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 7,000 मल्टीप्लाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल एक्सपेंडिचर आ गया आपका 14,000। दूसरे केस में कमोडिटी का प्राइस हो गया 4 रुपए, तो उन्होंने क्वांटिटी डिमांड करी 3,000, टोटल एक्सपेंडिचर आया 12,000 रुपए। जब प्राइस 5 रुपए हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड गिर गई, हो गई 2,000, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 10,000। यानी आप ये नोटिस करेंगे कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस कम होता है तो बढ़ जाता है, प्राइस ज्यादा होता है तो कम हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आउटले जो है वो ग्रेटर है ओरिजिनल से, तो इलास्टिसिटी है वो क्या है हमारी, 1 से अधिक। मतलब ये कहने का कि केस वन में चीज सिर्फ 5 रुपए की थी, आगे 5 रुपए की थी तो 10,000 खर्च हो गए थे, 4 रुपए की हो गई तो 12,000, 2 रुपए की हो गई तो 14,000। यानी जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, ये प्राइस
बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर, उसमें जो हमारा टोटल हम खर्चा कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम हो रही है, तो वैल्यू है ईडी की क्या है, ग्रेटर देन 1, एक से अधिक। दूसरे केस को देखो, इसमें क्या हो रहा है। इस केस में आप देख रहे हैं कि जब 5 रुपए की कोई कमोडिटी थी वो भी 10,000 रुपए खर्च कर रहे थे, 4 रुपए की थी तो भी 10,000 खर्च कर रहे हैं, 2 रुपए की हो गई तो भी 10,000 खर्च कर रहे हैं, मतलब चेंज नहीं आ रहा है। तो प्राइस इलास्टिसिटी इसकी कैसी, इनइलास्टिक। यहाँ पे इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो कहीं भी कम। और अगर कम हो रहा है, थर्ड केस देखिए क्या, थर्ड केस में क्या हो रहा है, चीज 5 रुपए की है तो 10,000 खर्च होते हैं, 4 रुपए की है तो 8,000, ये थोड़ा सा लग रहा है पूरी में, 2 रुपए की है तो 8400। तो क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ नहीं रहा। तो क्या हो रहा है कि ये ईडी जो है इसकी वैल्यू आउटले जब ओरिजिनल आउटले से कम हो रहा है तो इलास्टिसिटी है डिमांड की वो लेस कम है। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम को थोड़ा समझिए, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर अगर देखिए बढ़ रहा है ए से बी के बीच में, ग्रेटर देन 1 है, घट रहा है डी और सी, प्राइस बढ़ा सी और डी के बीच में, चलिए सी से डी की तरफ तो लेस देन 1 है। और बी और सी में देखिए टी बराबर 1 है, कोई भी चेंज इसमें नहीं आ रहा है टोटल एक्सपेंडिचर। तो ए और बी के बीच में जो प्राइस इलास्टिसिटी है ग्रेटर देन 1 है, बी से सी के बीच में इक्वल देन 1 है, सी से डी के बीच में लेसर देन 1 है। मैं इसको थोड़ी देर ऐसे ही रखता हूँ, आप लोग 1 मिनट इसको समझ देख लीजिए फिर आगे बढ़ो। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। ए और बी के बीच में देखिए क्या हो रहा है, प्राइस तो कम हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन जहां पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट कर रही है वहां पे 0 है, ठीक है। तो देखिए ए जो है वो बी से नीचे आ रहा है, यानी कि प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और अगर क्वांटिटी वाले टोटल एक्सपेंडिचर पे देखें तो ए पे जितना एक्सपेंडिचर था बी पे उससे ज्यादा हो रहा है, प्राइस कम होने पर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। अगर बी और सी के बीच में देखिए तो प्राइस तो कम हो रहा है परंतु टोटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ रहा है, तो ई बराबर 1 हो गया। सी और डी के बीच में देखें तो प्राइस तो कम हो रहा है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, तो फिर ये लेस देन, एक से कम। समझ गए आप, आगे बढ़े, ठीक। अब क्या ध्यान देने वाली बात है, it is to be noted that when total expenditure increases with the fall in price and decreases with the rise in price, then the PE is greater than 1। मतलब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है अगर प्राइस कम होने पे बढ़ता है और प्राइस बढ़ने पे कम हो जाता है तो जो प्राइस इलास्टिसिटी है, पीडी क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी, ये एक से अधिक होगी। अगर सेम रहेगा चाहे राइस हो या फॉल हो तो इक्वल टू 1 रहेगा। और डिक्रीज कर रहा है फॉलिंग प्राइस के साथ टोटल एक्सपेंडिचर और बढ़ रहा है राइसिंग प्राइस के साथ, तो कहेंगे कि लेस देन 1। इस टेबल में भी यही चीज हो रही है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। पॉइंट मेथड पे आ जाते हैं हम लोग, ये जो दूसरा मेथड हम लोग का है पॉइंट मेथड। इसमें क्या है, प्रोफेसर मार्शल थे, उन्होंने बताया इस मेथड के बारे में। द पॉइंट मेथड मेजर्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड at different points on a demand curve. Hence, in this case, attempt is made to measure small changes in both price and demand. It can be explained either with the help of mathematical calculation or with the help of a diagram or graphic representation. Point method में क्या होगा, ये किसने दिया, प्रोफेसर मार्शल। क्या करना है इसमें, इलास्टिसिटी और डिमांड को मेजर करना है अलग अलग पॉइंट्स पे डिमांड पर। तो छोटे चेंजेस जो आ रहे हैं प्राइस और डिमांड में उसको भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन
कर सकते हैं, चाहे तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके या डायग्राम या ग्राफ के माध्यम से। अब देखिए फॉर्मूला क्या है इसका पॉइंट मेथड का, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे आप देखिए 2 पॉइंट है इस कर्व में, ए और बी, बीडी कर्व पे देखिए 2 पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ए और बी। और लोअर सेगमेंट, इस वाले में क्या पॉइंट इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड पर बिलो द पॉइंट अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड पर। ठीक है, तो लोअर सेगमेंट देखिए और अपर सेगमेंट देखिए, यहाँ पे जो लाइन ए बी है और पी है, तो ए और पी क्या होगा अपर सेगमेंट, पी और पी क्या होगा लोअर सेगमेंट। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज रख के हम निकाल सकते हैं, ग्राफिकली देख सकते हैं। तो अगर अपर सेगमेंट बड़ा होगा तो वैल्यू 1 से कम होगी, अपर सेगमेंट छोटा होगा लोअर बड़ा होगा तो क्या होगा वैल्यू बताइए 1 से ज्यादा। यानी न्यूमरेटर बड़ा है तो वैल्यू 1 से ज्यादा है, न्यूमरेटर छोटा है तो वैल्यू 1 से कम है, दोनों बराबर है तो वैल्यू 1। ठीक है, अब वही चीज यहाँ पे बताई गई है, in the demand in the diagram AB is the straight line and P is a given point। तो लोअर सेगमेंट PB है, अपर सेगमेंट PA है, समझ गए। और एक्चुअल मेजरमेंट कर लिया तो आप ये निकाल के देख सकते हो कि इनकी वैल्यूज क्या आ रही है, डेढ़ आ रही है, 1.5 आ रही है, क्योंकि लोअर सेगमेंट जो है वो छोटा है, लोअर बड़ा है वहां पर। आठ मेथड, इसमें क्या होगा, ये तीसरा मेथड है, ये लार्ज चेंज देखता है प्राइस ऑफ डिमांड, जैसे पॉइंट मेथड छोटे चेंजेस देखता है। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है ये इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आप डिमांड करके देखते हैं, और इलास्टिसिटी को भी मैं इंटरवल या आर्क इलास्टिसिटी भी कहा। ये एवरेज इलास्टिसिटी होती है ओवर सेगमेंट या रेंज पे डिमांड करते हैं, और इसे हम लोग एवरेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं। आप इलास्टिसिटी को मेजर करने का फॉर्मूला क्या